हॉरर शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक उस रात का भूखा। डेली रूटीन की तरह मैं अपने ऑफिस से शाम 7 बजे निकलता और कुछ देर जापानी पार्क में टहलता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता। जापानी पार्क हमारे ऑफिस से यही कोई 80 मीटर की दूरी पर था। मैंने अपना ये रूटीन इसलिए बनाया हुआ था कि इस बहाने थोड़ी चहलकदमी हो जाया करेगी और कुछ खुली हवा का आनंद भी मिल जाया करेगा। मेरा शरीर न चाहते हुए कुछ फैटी होने लगा था, जबकि मैं अपने खान पान पर बहुत कंट्रोल रखे हुए था। लेकिन क्या करूं, अकेले की ज़िंदगी क्या होती है ये तो जो अकेले रहता है वही जानता है। 1-2 दिन खाना बना लिया तो तीसरे दिन बनाने की इच्छा ही जैसे मर जाती है। लेकिन ये पेट समय के पहले ही मैं भूखा हूँ कहने लगता है और न चाहते हुए भी किसी फास्ट फूड के चक्कर में पड़ ही जाता है। कभी चाउमीन तो कभी डोसा तो कभी छोले कुलचे तो कभी कुछ अन्य से भूख मिटाना आवश्यक हो ही जाता है। गर्मियों के दिन थे, कमरा जैसे कोई बंद डिब्बा हो ऐसा लगता था। एक रात मैं देर रात तक जापानी पार्क के आसपास ही चहलकदमी करता रहा। नाम से तो ये जापानी पार्क था, लेकिन ये किसी छोटे मोटे जंगल से कम भी नहीं है। यहाँ की उबड़ खाबड़ जमीन और यहाँ वहाँ लगी खरपतवार से तो ये किसी जंगल से कम किसी भी एंगल से नहीं लगता था। गर्मियों के दिनों में देर रात तक बाहर रहने का ये मेरा पहला अनुभव था। ये मेरा पहला और आखिरी अनुभव था, ये कहना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि इसके बाद मैंने अपने कान पकड़ लिए कि कभी अकेले किसी जंगल नुमा जगह पर देर रात तक नहीं निकलूँगा। आप रे, आज भी वो रात जब याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो रात भी क्या गजब की रात थी। देखिए, मुझे इस ठंड में भी पसीना छूटने लगा। हुआ कुछ यूँ था कि उस दिन ऑफिस में बॉस से भी कुछ कहा सुनी हो गई थी किसी काम को लेकर, लेकिन बॉस ने बाद में कह दिया था, सौरभ, मुझे तुमसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, सॉरी। मैंने भी कह दिया था, नहीं सर, आप हमारे बॉस हैं, आपको कुछ भी कहने का अधिकार है। हो सकता है मेरी ही कोई गलती रही हो जो आप इतना तैश में आ गए और जो आपको नहीं बोलना चाहिए था बोल दिया। कोई नहीं सर, चलता है। उसके बाद बॉस ने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे अपने केबिन में बुलाकर मोमोज और चाय मंगवाते हुए कहा, सॉरी सौरभ, मुझे पता नहीं, बार बार ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। कहा, ऐसी कोई बात नहीं है सर, मैंने तो कुछ भी माइंड नहीं किया। और फिर ज़बरदस्ती बॉस ने अपने साथ मुझे चाय और मोमोज खाने को मजबूर कर दिया, दोस्ताने अंदाज में। इस चाय मोमोज के चक्कर में मैं उस दिन ऑफिस से कुछ देर से निकला। रोज़ की तरह मैं उस दिन भी चलता फिरता जापानी जंगल नुमा पार्क में जाकर इधर उधर अकेले ही टहल रहा था। पता नहीं क्यों आज मन में कुछ खिन्नता सी हो रही थी और अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल निकाला और मम्मी को फ़ोन लगाने ही वाला था कि मम्मी जी का फ़ोन ही आ गया। मम्मी से कुछ देर बातचीत हुई, छोटी बहन से बात हुई। बहन बोली, भाई मैं भी दिल्ली आना चाहती हूँ, मैं भी वहाँ कुछ करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दे लो, फिर आ जाना मेरे साथ। कुछ इधर उधर की बातचीत के बाद फ़ोन कट गया और मैंने मोबाइल को अपनी जेब के हवाले कर लिया। तक रात के 9 बज चुके थे। तक मुझे हल्की हल्की भूख सताने लगी थी। मैंने सोचा, कौन कमरे में जाकर इस गर्मी में खाना बनाए, चलो यहीं आसपास कुछ मिल जाएगा, वहीं खा लेते हैं। ये सोचते हुए मैं मेन रोड पर आ गया। जापानी पार्क के आसपास का एरिया रोहिणी का पॉश एरिया है, जहाँ की सड़कों पर लोग निकलना तो जैसे जानते ही नहीं हैं। यहाँ के निवासी कुछ ज़्यादा ही पैसे के गुरूर में चूर रहते हैं। पड़ोस में अगर कोई घटना या दुर्घटना भी घटित हो जाए तो भी किसी को पता नहीं चलता। जब वह घटना या दुर्घटना मीडिया में आती है तो उन्हें पता चलता है, अरे ये तो मेरे बगल वाले घर की वारदात बता रहा है, अरे ये कब हो गया। तो जनाब, ऐसा है दिल्ली के रोहिणी वासियों का हाल, जहाँ किसी को किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मुझे भूख लग रही थी, तो मैं सड़क पर चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया। देखा, दूर एक रेस्टोरेंट कम हलवाई की दुकान दिखाई पड़ रही है। मैंने अपने कदम उस दुकान की ओर बढ़ा दिए। रेस्टोरेंट में देखा, एक लड़का खड़ा था और एक मोटा सा आदमी काउंटर पर बैठा था। बोला, आइए साहब, क्या लेंगे? मैंने पूछा, कुछ खाने को है? मैं हंसते हुए बोला, अरे सब कुछ खाने का ही तो है सर, आए बताइए क्या दूं? ब्रेड पकौड़ा, बर्गर, कॉफ़ी, चाय, मैंगो शेक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड वाटर। मैंने सोचा, बहुत दिनों से ब्रेड पकौड़ा नहीं खाया, सो ब्रेड पकौड़ा और मैंगो शेक का ऑर्डर कर दिया। कुछ ही देर में मैंगो शेक का एक गिलास और एक प्लेट ब्रेड पकौड़ा हमारे सामने टेबल पर था। अभी मैंने ब्रेड पकौड़े में चम्मच का प्रेशर डाला ही था, एक बूढ़ा सा आदमी मेरे सामने पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। बोला, क्या मुझे कुछ खिलवा सकते हैं जनाब?
4 दिनों से अन्न का दाना नहीं खाया। मैंने उस आदमी को ध्यान से देखा, उसकी उम्र यही कोई 60-65 साल के आसपास रही होगी। मैंने रेस्टोरेंट के लड़के से कहा, 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा और 1 गिलास मैंगो शेक ला दो इनके लिए। लड़का गया और 1 प्लेट ब्रेड पकौड़ा और 1 गिलास मैंगो शेक उसके लिए ले आया और उस बूढ़े के सामने रख दिया। जैसे ही ब्रेड पकौड़े की प्लेट उसके सामने आई, वह जल्दी उसे खाने लगा। उसके खाने की जल्दबाजी से ही लग रहा था कि अभी जो बात उसने मुझसे कही थी कि 4 दिनों से उसने अन्न का दाना नहीं खाया है, वो बात सही है। मैंने उसकी हड़बड़ाहट को देखते हुए कहा, दादा आराम से खाएं वरना गले में फंस जाएगा। लेकिन उसे तो वो सारी सामग्री जल्दी अपने पेट के हवाले करनी थी, सो वह उससे जल्दी निकले जा रहा था। मैं अभी आधा गिलास मैंगो शेक ही पी पाया था कि उसने अपना मैंगो शेक और ब्रेड पकौड़ा की प्लेट फिनिश कर दी थी। मैंने कहा, और कुछ लीजिएगा? वह बोला, नहीं बस आत्मा तृप्त हो गई जनाब। मैंने कहा, धन्यवाद सर, जो मैं आपके कुछ काम आ सका। अब मैं आपको वो घटना बतला रहा हूँ जिससे याद करते ही आज मेरे रूह कांप जाती है। रेस्टोरेंट से खा पीकर मैं वहाँ से निकल लिया। वह बूढ़ा अभी वहीं पर बैठा हुआ था। अभी हम उस रेस्टोरेंट से करीब 30 मीटर की दूरी पर ही आए थे कि मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह बूढ़ा व्यक्ति मेरे पीछे आ रहा है। वो कब मेरे पीछे आ गया मैं जान ही नहीं पाया। मैं कुछ ठहर गया जिससे वह बूढ़ा मेरे करीब आ जाए तो मैं उससे पूछूं कि क्या बात है, कुछ और चाहिए क्या? इतनी देर में बूढ़ा मेरे करीब आ गया और बोला, सौरभ इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, अपने कमरे पर जा रहा हूँ। अभी ज़्यादा रात कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं। वैसे भी गर्मी का मौसम है, रात देर से ही तो होती है। अब वह मेरे साथ साथ चल रहा था। मैंने कहा, आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? वह बोला, मेरा क्या है, जहाँ ज़िंदगी ले जाए वहीं चला जाता हूँ। मैंने पूछा, आपके बच्चे वगैरह नहीं हैं? वह बोला, थे, सब थे, लेकिन सब ने मुझसे किनारा कर लिया। बूढ़ा हो गया हूँ ना। भी आपने अपना कोई तो ठिकाना बनाया होगा। तभी मेरे दिमाग में एक बात कहूँगी कि इसने मुझे मेरे नाम से संबोधित किया था अभी। इसे मेरा नाम कैसे पता? मैंने पूछा, दादा आप मुझे जानते हैं क्या? आपने अभी भी मेरा नाम लिया था। वह बोला, मैं किसी को भी देखकर उसका नाम जान लेता हूँ, ये मेरा गॉड गिफ्ट है। मैंने कहा, बहुत खूब, ये किसी चमत्कार से कम नहीं सर। और क्या क्या जान लेते हैं आप किसी को देखकर? वह बोला, यही कि सामने वाला मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। अगर वह मेरे लिए हेल्पफुल नहीं जान पड़ता है तो मैं उससे कुछ हेल्प नहीं मांगता। ऐसे जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता चल गया कि आप मुझे कुछ खिला सकते हैं, इसीलिए मैंने आपसे खाने की रिक्वेस्ट की और आपने मेरी आत्मा को तृप्त भी कर दिया बिना किसी संकोच के। मैं उससे हो रही बातचीत से ये समझ चुका था कि ये कोई पढ़ा लिखा इंसान है, क्योंकि ये अपनी बातों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग भी कर रहा था जैसे आम पढ़े लिखे लोग करते हैं। मैंने कहा, दादा आपको मुझसे कुछ और आशा है तो बताएं, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं बोला, फ़िलहाल तो कुछ नहीं, जब ज़रूरत होगी तब मांग लूँगा। मैंने कहा, ओके, लेकिन मैं आपको मिलूँगा कहाँ? मैं बोला, इसकी चिंता छोड़ दो। मैं और वह बूढ़ा कुछ देर खामोश साथ साथ चलते रहे, लेकिन कुछ क्षणों बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वह साथ चल रहा बूढ़ा मेरे साथ नहीं है। मैंने गर्दन घुमाकर देखा, वास्तव में वहाँ नहीं था। मैं वहीं ठहर गया और आश्चर्य से अपने चारों ओर देखने लगा, लेकिन वह बूढ़ा दादा कहीं नजर नहीं आ रहा था। अचानक से वह कहाँ गायब हो गया। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मैंने अपने सिर को हल्के झटका दिया और आगे बढ़ गया। मैं अपने कमरे में पहुंचा तो रात के 12 बज चुके थे। आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही थी, सो मैंने अपने कमरे की चारों खिड़कियों को खोल दिया, लेकिन पंखे की हवा अभी भी गर्म ही थी। मैं अपनी चारपाई पर लेटकर गर्मी से निजात पाने के लिए सोच रहा था कि कल ही कोई छोटा कूलर ले लेता हूँ। ऐसे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी, और अगर नींद पूरी ना होगी तो ऑफिस का काम कैसे करूँगा? कूलर लेने के विषय में सोचते सोचते ही मुझे कब नींद ने आ घेरा पता ही नहीं चला। मेरी नींद तब टूटी जब उसी बूढ़े दादा ने मेरी बगल में आकर मुझे पुकारते हुए कहा, सौरभ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। जैसे ही उस बूढ़े दादा की आवाज़ सुनी, मैंने आंखें खोलकर देखा कि वह मेरी ही चारपाई के पैताने की ओर बैठा मुझे देख रहा है। मुझे देखते हुए फिर से बोला, सौरभ मुझे भूख लगी है। मैं उठकर बैठ गया। मैंने कहा, दादा कल गर्मी कुछ ज़्यादा थी, सो मैंने कुछ बनाया ही नहीं था, बाहर से ही खा कर आ गया था। कोई नहीं, आप बैठें, अभी बना देता हूँ आपके लिए। क्या खाएंगे, खिचड़ी बना दूँ?
दादा बोला, जो तुम खिला दोगे खा लूँगा। दादा की बात सुनकर मैं अपने कमरे से लगी छोटी सी रसोई में गया और दाल चावल निकालने लगा, खिचड़ी बनाने के लिए। अभी मैं दाल चावल धो ही रहा था कि मेरे दिमाग में एक बात घूमी कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, तो ये बूढ़ा कमरे में आया कैसे? मैंने जल्दी कुकर में खिचड़ी पकने के लिए रखी और बूढ़े दादा से यही पूछने कि वे कमरे में कैसे आया। मैं फिर से कमरे में गया, देखा कमरे में कोई नहीं था। मैं हैरान था कि अभी कुछ क्षण पहले तो वो बूढ़ा दादा यहीं था, लेकिन अचानक से वो कहाँ चला गया। तभी कुकर ने सीटी बजा दी। मैं गैस बंद करने के लिए रसोई में गया और तुरंत ही वापस कमरे में आया। देखा बूढ़ा दादा खून से लथपथ मेरी चारपाई के पैताले की ओर बैठा रो रहा है। मैंने बूढ़े दादा को खून से लथपथ देखा तो चौंकते हुए कहा, क्या हुआ? ये खून? आप रो क्यों रहे हैं? मेरी बात का उस बूढ़े दादा ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे देखते ही देखते वो जमीन पर लेट गया। और ये क्या? मैंने देखा उसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। मेरे देखते ही देखते बूढ़े दादा का शरीर एक मुट्ठी राख में तब्दील हो गया। देखकर मैं इतना घबरा गया कि रात को ही अपने कमरे से निकलकर बाहर भागने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं भागता भागता कहाँ जा रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। जब हमारे पैरों ने दौड़ने से इनकार कर दिया तो एक जगह एक मकान के बाहर बनी सीढ़ियों पर बैठकर बुरी तरह हाँफने लगा। देर सुस्ताने के बाद मैंने सोचा, अगर इस पूरे हादसे की खबर पुलिस को देता हूँ तो पुलिस मुझे ही उल्टा फंसा देगी। फिर मैंने सोचा, किसी से कुछ कहना सिर्फ मेरा दिमागी फितूर ही कहा जाएगा और मुझे पागल करार दे दिया जाएगा। अच्छाई तो इसी में है कि मैं किसी प्रकार उस राख को समेट कर कहीं गटर में फेंक दूं और उस कमरे को छोड़ दूं। मैंने अपने मन में यह निर्णय ले तो लिया, लेकिन वापस अपने कमरे पर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैं सोच रहा था कि काश कोई मेरा साथी बनकर मेरी हिम्मत बढ़ा जाता। तभी अचानक से मेरे दिल से आवाज़ आई कि चल सौरभ, कुछ नहीं होगा, जो होना था हो लिया। हो सकता है उस बूढ़े दादा की भूख शांत करके तुमने उसकी मौत का मार्ग खोल दिया हो। इसके विचार दिमाग में कौंधते हुए अपने कमरे की ओर रात को ही चल पड़ा। कमरे में देखा, कमरे में किसी प्रकार की कोई राख या धूल तक नहीं थी, लेकिन अब मैं अपने कमरे में एक मिनट भी ठहरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मैंने सारी रात कमरे के बाहर ही गुजार दी और सुबह होते ही अपने मालिक मकान को फ़ोन कर दिया कि मैं आपके कमरे को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कंपनी की तरफ से एक मकान मिल गया है। मालिक मकान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला कि कमरे में तार डालकर चाबी दे जाना। मैंने भी कहा, ओके सर। उसके बाद मैंने ऑफिस से उस दिन छुट्टी लेकर ऑफिस के आसपास ही एक अन्य कमरा घनी आबादी वाले क्षेत्र में ले लिया और अपना सारा सामान वहाँ शिफ्ट कर लिया। आज तक वो बूढ़ा दादा मेरे लिए किसी सस्पेंस से कम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रात मुझे याद आती है, मैं अंदर ही अंदर कांप जाता हूँ। पता नहीं वो कौन था और मुझसे क्या चाहता था। क्या वो सिर्फ मुझसे अपनी क्षुधा शांत करवाने के लिए आया था? यह पहली आज तक मेरे दिमागी तारों को झकझोरती रहती है। क्या कभी भविष्य में फिर से वो बूढ़ा दादा मेरी ज़िंदगी में दस्तक देगा? अगर दस्तक देगा तो वह क्या करेगा मेरे साथ? मेरा आखिर क्या होगा? कुछ पता नहीं। आज की सस्पेंस पूर्ण कहानी के साथ अपने दोस्त अरुण प्रकाश शास्त्री को आज्ञा दीजिए। अगले मंगलवार पुनः मिलूंगा एक नई सत्य कथा के साथ। नमस्कार।